आजकल आप लोगों ने एक विवाद देखा होगा कि इस जज ने वो कह दिया और उस जज ने वो कह दिया, और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया सबसे भरा पड़ा है ये इस विवाद से। तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि ये आखिर जज बनते कैसे हैं, जज बनाने की विधि क्या है, जज के पास कितने पावर होते हैं, जज की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आपको इस पे पूरी जानकारी दी जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं फोकस 0.2। अगर जो आपको लोअर कोर्ट में जज बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का जज का एग्जाम जो होता है वो आपको पास करना होगा। लेकिन अगर जो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो इसमें आपको कॉलेजियम व्यवस्था क्रॉस करना होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है या कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप लोअर कोर्ट के जज कैसे बनेंगे। लोअर कोर्ट का जज बनने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट लेवल के एग्जाम को क्रॉस करना होगा, यानी कि स्टेट लेवल राज्य स्तरीय परीक्षा को पास करना होगा। लेकिन वहीं अगर जो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनना है तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बल्कि कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही बन सकते हैं और कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बन सके। अब आप पूछेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, तो कॉलेजियम के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमारा जो संविधान है वो जजों की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है और उसमें क्या प्रावधान है। पहली बात जो ये समझने वाली है कि संविधान में कहीं भी कॉलेजियम जो व्यवस्था बनी है उसका कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान के अंदर। और दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(2) कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर जो राष्ट्रपति को लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी आखिरी जो फैसला होगा वो राष्ट्रपति का ही होगा। अब आपके मन में आएगा तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। अब दिक्कत को समझने के लिए आपको पहले कॉलेजियम के बारे में जानना होगा और वो व्यवस्था कैसे काम करती है ये जानना होगा, और हम आपको इसे एकदम आसान भाषा में समझाएंगे जिससे कि आप इसे जल्द से जल्द चीज़ों को पूरी तरह से समझ सकें। जैसा कि हमने पहले ही बताया, कॉलेजियम का जो जिक्र है वो संविधान में कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसके अनुसार कहा गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होना चाहिए। और इसके बारे में ये भी बताया गया कि ये परामर्श सिर्फ विचारों के आदान प्रदान है, न कि ये सहमति है। लेकिन 1993 में इस फैसले को पलटते हुए कहा गया 1993 में कहा गया इस फैसले को पलटते हुए कि परामर्श का मतलब सहमति देना है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से राय दी जाएगी और इसे राष्ट्रपति तथा कानून मंत्रालय को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब ये कैसे बाध्य किया गया है मैं आपको इसके आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे इसको बाध्य कर दिया गया कि कानून मंत्रालय और राष्ट्रपति जो है इस पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर है, चाहे वो कुछ भी हो। 1998 के फैसले में कहा गया कि राष्ट्रपति को न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया जो परामर्श है उसे बहुसंख्यक न्यायाधीशों का राय माना जाए, यानी अगर 4-5 लोग जो कह रहे हैं उसको जो भारत में मान लीजिए 4000 न्यायाधीश है तो उन सबका राय माना जाए जो 5 लोग कह रहे हैं। ऐसा 1998 के फैसले में कहा गया और इसे मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श माना जाएगा। कॉलेजियम जो है वो ना तो संविधान में है और ना ही कानून द्वारा संसद भवन में पास है। इस व्यवस्था में कई लोगों ने कहा है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है और इस पे भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे कई जजों के सरनेम जो है वो सेम होंगे, टाइटल होंगे। कॉलेजियम आखिर काम कैसे करता है, तो इसका जवाब ये होगा कि मान लीजिए कॉलेजियम कमेटी ने 10 लोगों के नाम का लिस्ट कानून मंत्रालय को भेजा कि भाई ये 10 नाम है, आप इसका जांच करवाइए, क्योंकि चूंकि कॉलेजियम कमेटी के पास अपनी कोई वो जांच टीम है नहीं कि वो जजों के बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक करा सके। तो उस कंडीशन में वो लोग कानून मंत्रालय को वो भेजते हैं कि भाई आप जांच कीजिए। कानून मंत्रालय मान लीजिए जांच करने के बाद 3 नामों को उसमें से डिसलेक्ट कर देता है, यानी कि रिजेक्ट कर देता है कि भाई ये 3 पे आप पुनर्विचार करें, और वो जो पेपर है वो वापस भेजता है कॉलेजियम कमेटी के पास कि आप इस पे देखें और 3 जो नाम है इस पे पुनर्विचार करें। अगर जो कॉलेजियम कमेटी जो है ये बात मान जाती है तब तो बहुत बढ़िया,
लेकिन इन केस कोलेजियम कमेटी अगर जो कानून मंत्रालय का यह बात नहीं मानती और चाहती है वो तीनों जो नाम है वो भी उस 10 नाम में शामिल रहें और उनके साथ ही वो भी जज बने या ट्रांसफर हो, तो कोलेजियम कमेटी क्या करेगी, कुछ दिन रुकने के बाद वही लेटर फिर वापस कानून मंत्रालय को भेज देगी। इस कंडीशन में कानून मंत्रालय जो होगा वो उन नामों को, सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए बाध्य होगा, यानी कि वो लेटर को, उस पेपर को वापस कोलेजियम कमेटी को नहीं भेज सकता। फिर उस पेपर को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर नॉर्मल वही है, सिग्नेचर मोहर, वो तो राष्ट्रपति को करना ही है। लेकिन इस सब में एक लूप होल कह सकते हैं इसको, कानून मंत्रालय के पास एक समय अवधि नहीं है, यानी कि कोलेजियम कमेटी ने जब दोबारा लेटर भेजा या पेपर भेजा तो उस पेपर को कब तक पास करवाना है राष्ट्रपति के पास ले जाकर, इसका कोई लिमिट नहीं है या तय सीमा नहीं है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर आपको करवाना है। इसी की वजह से कानून मंत्रालय थोड़ा सा डिले करता है, क्योंकि दोनों में आपसी टकराव होता है तो थोड़ा सा डिले तो होता है, जिसकी वजह से जो जजों का प्रभावी रूप से ट्रांसफर और नियुक्ति तत्काल में नहीं हो पाता। इसमें डिले, लगातार देरी होती रहती है। अभी हाल ही में इस पे लेकर के कानून मंत्रालय ने के जो मंत्री हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मंत्रालय कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि आप एक पेपर देंगे और हम उसे आगे ट्रांसफर करेंगे। अगर जो आपको हमारे साथ काम करना है तो आप अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि हम भी एक स्तंभ है इस जुडिशरी सिस्टम का। अब आप पूछेंगे कि सरकार आखिर इसमें सुधार क्यों नहीं करती है, तो बिल्कुल दोस्तों, सरकार ने सुधार किया था। न्यायिक सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने उस कानून का नाम था NJAC, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 2014 में इसे पास कराकर 2015 में इसे अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन कोर्ट में इसके खिलाफ एक अपील डाली गई और कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इसे असंवैधानिक करार दे दिया। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि NJAC कानून क्या है, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें जजों की नियुक्ति करने के लिए कमेटी बनी थी। इसमें कुल 6 लोग होंगे। जैसे पहले था जो कमेटी था, कोलेजियम था, उसमें 5 लोग थे और सिर्फ जज ही थे। तो इस पे परिवारवाद, जातिवाद, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, जिसपे इससे आरोप लगते थे। तो इस बार क्या हुआ कि 6 लोग थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया था और 2 वरिष्ठ जज भी इसमें शामिल थे, यानी 3 लोग जज ही थे, जबकि बाकी जो 3 लोग थे उसमें से 1 कानून मंत्री और 2 सिविल के लोग थे। कानून मंत्री का चुनाव तो ऐसे ही हो जाएगा, जो बाकी 2 सिविल लोग बचे उसके चुनाव के लिए मुख्य न्यायाधीश जो अध्यक्ष के तौर पे हैं, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो भी हो, वो 3 लोग मिलकर इस 2 लोग का चुनाव करेंगे, जिससे कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी आता कि भाई कौन जज चुन रहा है, इसमें सबका अधिकार होता और सबको पता होता। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार तो दे दिया, लेकिन उसने भी माना कि कोलेजियम व्यवस्था में कुछ कमियां हैं और इसके उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि अभी तक ना कोर्ट ने और ना ही कानून मंत्रालय ने इसके सुधार के लिए कोई भी कदम उठाया हो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जे चेलमेश्वर ने भी इस पे सवाल उठाया था और इसमें पारदर्शिता की कमी बताई थी और उन्होंने कहा था कि कोलेजियम में ना ही न्यायालय की पारदर्शिता बची है और ना ही स्वतंत्रता, और साथ में यह भी कहा था कि ना ही इसमें मजबूत मेरिट वाले और लायक लोगों के लिए कोई जगह बची है। अब समझ में नहीं आता एक बात कि लोकतंत्र का प्रहरी, जिससे सभी लोग न्याय की उम्मीद करते हैं और सारे लोग न्याय के लिए कोर्ट की तरफ ही देखते हैं, वो खुद लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने से क्यों इतना डरता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारा सहयोग करें ताकि इस तरह का वीडियो हम निरंतर आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।